हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए बीएमसी के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये मैं बता दूं, जो प्रीवियस लेक्चर में अपलोड किया था उसमें 35 नंबर क्वेश्चन के बाद शायद वो पता नहीं म्यूट कैसे हो गया। वो अपलोड किया वीडियो तब मुझे पता चला कि ऐसा हो गया है करके। तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं उस वीडियो में बताया था उसको मैं फिर से बता देता हूँ। बाकी तो आप लोग समझ लोगे अपने समझदारी से। ठीक है, तो आप लोग ना जो क्वेश्चन वाले वीडियो रहते हैं, क्वेश्चन वाले, उसको भी देखे करो, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ना तो ठीक है, थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चन बनाओ, तभी क्या होगा, मतलब होगा, और जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, मैं वीडियो वाले जो मतलब क्वेश्चन वाले जो वीडियो होते हैं उसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ कुछ जो कंसेप्ट यहाँ छूट जाता है उसको मैं उसमें कवर करता हूँ। तो आप लोग उसको भी जरूर देखा करें। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ। एक जो स्टोन के बारे में, सॉरी एग्रीगेट के बारे में मेरे को बताया था उस लेक्चर में, लेकिन वो म्यूट हो जाने के कारण उसको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो एग्रीगेट के बारे में, जो शेप होता है एग्रीगेट, ठीक है ना, शेप ऑफ एग्रीगेट, शेप या फिर साइज, ठीक है ना, ये कौन कौन से फैक्टर को इफेक्ट कर सकता है आपके एग्रीगेट के स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकता है, वर्केबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, हार्डनेस को इफेक्ट, हाँ बस इतना याद रखना, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है शेप एंड साइज ऑफ द एग्रीगेट। डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द एग्रीगेट के कारण उसकी वर्केबिलिटी अलग अलग होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखो, तीन बेसिकली शेप मैं बता रहा हूँ एग्रीगेट की। एक मान लेते हैं अपने पास है राउंड शेप, ठीक है, ये क्या है, राउंड शेप का एग्रीगेट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसी को हम लोग स्मूथ एग्रीगेट भी बोलते हैं। ठीक है, स्मूथ एग्रीगेट भी बोलते हैं। तो ये जो एग्रीगेट होता है, इसकी जो वर्केबिलिटी होती है, वर्केबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वर्केबिलिटी में हाई होता है। ठीक है, वर्केबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, लेकिन स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, लो होता है। वहीं पर अगर मैं दूसरे एग्रीगेट को लूं, ये आपका ऐसा, इसको मैं रफ एग्रीगेट बोलता हूँ। ठीक है, रफ, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, एंगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट। तो ये जो रफ या फिर एंगुलर एग्रीगेट होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई होती है, जबकि वर्केबिलिटी क्या होता है आपका, कम होता है। वर्केबिलिटी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ हाई होती है, वर्केबिलिटी कम होता है। रीजन क्या होता है, जैसे कि ये एग्रीगेट रफ एग्रीगेट है, तो दूसरा एग्रीगेट के साथ अच्छे से क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, जुड़ जाता है, जिसके कारण उसमें वाइड क्या होते हैं, नहीं होते हैं, कम होते हैं, जिसके कारण उसकी वर्केबिलिटी कम होती है, और स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि इसमें क्या होगा, आपका ऐसा ऐसा एग्रीगेट जो होगा राउंड राउंड शेप का, उसमें वाइड ज्यादा होंगे। ठीक है, वाइड ज्यादा होने के कारण वर्केबिलिटी ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ कम होगा। तीसरे प्रकार का जो एग्रीगेट मैं बताया था, ठीक है, तीसरे प्रकार का जो एग्रीगेट है वो है इलोंगेटेड या फिर फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। फ्लेकी, फ्लेकी एंड इलोंगेटेड। तो ये जो फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट होता है, वो दिखने में कैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, ये इलोंगेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना, फ्लेकी एंड इलोंगेशन टेस्ट हम लोग देखे थे एग्रीगेट के लिए। तो ये फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट है। इस प्रकार के एग्रीगेट की जो होती है, दोनों कम होती है, मतलब वर्केबिलिटी भी क्या होता है, कम होता है, और स्ट्रेंथ भी क्या होता है, कम होता है। लेस स्ट्रेंथ एंड लेस वर्केबिलिटी होता है, किस प्रकार के, फ्लेकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट की। ठीक है, ऐसा आपका एग्रीगेट रहेगा ना, तो उसका क्या है, वाइड भी कम रहेगा और स्ट्रेंथ भी कम रहेगा। अरे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीगेट, अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि अपने को पढ़ना है सीमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल का आपका सीमेंट। तो सीमेंट के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में मैं कुछ बताया था थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन उसको आज से फिर से शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जो बताया था कि सीमेंट जो होता है एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होता है। सीमेंट क्या होता है, एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होता है। बाइंडिंग मटेरियल मतलब गोंद का काम करता है
किसके लिए, हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल होता है। उसके अलावा सीमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, सीमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है कोहेजन एडेशन, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है, कोहेजन प्रॉपर्टी और एडेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। एडहेसिव नेचर या फिर एडेशन, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी जो होती है सीमेंट में पाई जाती है। कोहेजन का मतलब मैं क्या बताया था, कोहेजन मतलब होता है स्वयं के साथ क्या करना, अच्छे से बॉन्ड बनाना, मतलब जो खुद के पार्टिकल होते हैं ना, उस खुद के पार्टिकल क्या होते हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से बंधे हुए रहते हैं, अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं, तो वो कोहेसिव नेचर कहलाता है। एडेशन मतलब क्या होता है, दूसरे मटेरियल के पार्टिकल के साथ बंध जाना, ठीक है। तो मैं उसको एग्जांपल के साथ भी समझाया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, कि वाटर का एग्जांपल लेके हम लोग समझ सकते हैं। सीमेंट भी वैसे ही कुछ होता है, कोहेजन एडेशन दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो सीमेंट जो होता है बेसिकली कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल से मिलके बनता है, ठीक है, दोनों प्रकार की मटेरियल से सीमेंट बनता है। तो वो जब मैन्युफैक्चरिंग जब पढ़ेंगे तब वो समझ में आ जाएगा, अभी बस इतना याद रखना सीमेंट के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंतर्गत में, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स भी मैं बताया था, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी में ऐसे ऊपरी तौर पे बता दिया था, आज उसको अच्छे से पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द सीमेंट पढ़ते हैं। तो प्रीवियस जो ट्रिक था आपका ब्रिक के लिए जो मैं बताया था, ब्रिक के कंपोनेंट जब पढ़ रहे थे तो मैं बताया था सलीम भाई साहब को याद रखना करके। तो ये जो सलीम भाई साहब है आपके लिए फिर से काम में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपका ब्रिक जब पढ़ रहे थे तब मैं बोला था कि ये जो क्रम है वो भी इसी में है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज का क्रम होता था ब्रिक में, ठीक है। मतलब सिलिका सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिना, फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता था। लेकिन सीमेंट में ट्रिक वही सेम है, लेकिन आपका ऑर्डर बदल जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, लाइम सबसे ज्यादा मात्रा में होगा, लाइम के बाद सिलिका होगा, सिलिका के बाद एल्यूमिना होगा, और एल्यूमिना के बाद फिर आयरन और मैग्नीशिया सबसे कम होगा। क्या बोला मैं, लाइम सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा आपका क्या, सिलिका, फिर एल्यूमिना, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम, मतलब ये, इसको बस याद रखना कि ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्रम सब सेम है। लाइम सबसे ज्यादा होगा, एल को उठा के आप चाहो तो इधर रख सकते हो, बाकी का क्रम सेम रहेगा, सिलिका, फिर एल्यूमिना, फिर आयरन, फिर मैग्नीशिया, ठीक है। अब देखते हैं कि करके, तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे ज्यादा मात्रा में उसको देखते हैं, लाइम की बात करते हैं। लाइम को मैं लिखता हूँ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम का जो परसेंट होता है 60 से 65% होता है। एवरेज में याद रखना आप लोग, एवरेज जो होता है 63% आपका लाइम पाया जाता है। काम क्या होता है सीमेंट में इसका, तो ये होता है साउंडनेस प्रोवाइड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका साउंडनेस प्रोवाइड करना होता है, या फिर मैं बोल लूँ साउंडनेस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द साउंडनेस, ठीक है। और दूसरा जो काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो आप लोग समझ रहे होंगे, साउंडनेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो साउंडनेस मतलब इतना भी समझ लो कि वॉल्यूम को कंट्रोल करना, ठीक है, वॉल्यूम को ज्यादा करना और कम करना, ठीक है, मतलब एक्सपांशन करना और कंप्रेशन करना, ठीक है, सीमेंट में। तो ये काम होता है किसका, लाइम का काम होता है, साउंडनेस को कंट्रोल करने का, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन दो चीज हम लोग पढ़ते थे, एक करता क्या है और अगर एक्सेस में हो गया तो क्या होगा। एक्सेस में जब लाइम हो गया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट तो है लेकिन एक्सेस में होने पे वो हानिकारक हो जाता है। तो लाइम अगर एक्सेस में हो गया, तो ज्यादातर केसेस में हम लोग वही देखते थे, एक्सेस में होता था तो जो वो जिसके कारण जो उसकी स्ट्रेंथ है वही उसकी वीकनेस बन जाती है। तो एक्सेस में क्या हो जाएगा, साउंडनेस प्रोवाइड कर रहा है तो एक्सेस में अनसाउंड कर देगा, ठीक है, अनसाउंड कर देगा सीमेंट को। स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है तो स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ये हो गया आपका लाइम खत्म। लाइम के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइम के बाद जो सेकेंड मात्रा में सबसे ज्यादा होता है वो होता है सिलिका। सिलिका की अगर मैं बात करूं तो सिलिका जो होता है SiO2 होता है। इसका जो परसेंटेज होता है आपका 17 से लेके 25% बोल सकते हैं, वेरी कर सकता है आपके सीमेंट में 17 से लेके 25%। एवरेज आपको याद रखना है, एवरेज 20% आपको सीमेंट में सिलिका होना चाहिए। अगर मैं सिलिका की बात करूं तो प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है।
ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और एक्सेस में हो गया तो इसका याद रखना, एक्सेस में हो गया तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ये सेटिंग टाइम क्या होता है आगे समझ में आएगा, अभी बस लिख लेना कि सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। आगे समझ में फिर से देखते हैं। सिलिका जो होता है 20% होता है, प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक्सेस में हो गया तो स्ट्रेंथ सॉरी सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और उसके बाद लाइम के सॉरी सिलिका के बाद आते हैं एल्यूमिना में। एल्यूमिना जो होता है Al2O3 होता है। इसका जो परसेंटेज होता है 3 से लेके 8% तक वेरी कर सकता है। इन एवरेज हम लोग बोल सकते हैं 5% तक हमारे सीमेंट में होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है, क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्विक सेटिंग, अभी मैं बोल रहा हूँ सेटिंग, आम भाषा में तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन अच्छे से हम लोग बाद में समझेंगे। अभी बस इतना याद रखना, क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है हमारे सीमेंट में। उसके अलावा क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, क्लिंकरिंग, क्लिंकरिंग सी के क्या स्पेलिंग हो जाता है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद फिर देखो, रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, होता क्या है कि हम लोग जब सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट के जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये सब उसको प्रॉपर अमाउंट में मिला देते हैं। उसके बाद मिक्सिंग करते हैं और उसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसमें उसको गर्म करना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर देते हैं भट्टी में, जिससे क्या हो जाए सभी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए। तो एल्यूमिना का काम क्या होता है कि कम से कम टेम्परेचर में जो इंग्रेडिएंट्स है वो फ्यूज हो जाए। तो एल्यूमिना के कारण कम टेम्परेचर में ही वो सब इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। तो रिड्यूस करने का काम करता है क्लिंकरिंग टेम्परेचर को। ठीक है, लेकिन जब एक्सेस में हो गया एल्यूमिना तो फिर क्या होगा, एक्सेस में जब हो गया तो उल्टा हो जाएगा। क्विक सेटिंग प्रोवाइड कर रहा था ना, ठीक है, अब क्या करेगा, क्विक सेटिंग को रिड्यूस कर देगा, मतलब कि अब सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा जब एल्यूमिना ज्यादा होगा, और वहीं पर इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिक्रीज कर देगा। अगर एक्सेस में होगा एल्यूमिना तो स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, रिड्यूस कर देगा क्विक सेटिंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आयरन में आते हैं। आयरन जो होता है Fe2O3 होता है, इसको हम लोग आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। इसका जो परसेंटेज वेरी कर सकता है 0.5 से लेके 6% तक वेरी करता है। एवरेज अगर मैं बात करूं, एवरेज 3% होता है, एवरेज 3% होता है। अगर मैं बात करूं प्रोवाइड क्या करता है, तो इसमें भी कलर ही प्रोवाइड करता है। इसमें भी कहने का मतलब ये है, ब्रिक में भी कलर प्रोवाइड करता था, सीमेंट में भी कलर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो याद रखना आयरन ऑक्साइड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा बहुत हार्डनेस और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेजर नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ और थोड़ा बहुत हार्डनेस प्रोवाइड होता है। किसके कारण, आपका आयरन के कारण। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग मैग्नीशिया में। मैग्नीशिया ये जो हो जाएगा आपका MgO हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके परसेंटेज की तो 0.1 से लेके 4% तक होता है। एवरेज में हम लोग बोल देंगे कितना परसेंट होता है, 2% होता है। ठीक है, मैग्नीशिया प्रोवाइड क्या करता है, साउंडनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सीमेंट में साउंडनेस प्रोवाइड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक जो था साउंडनेस प्रोवाइड कर रहा था लाइम, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। एक जो साउंडनेस प्रोवाइड कर रहा है सीमेंट में वो मैग्नीशिया है। लेकिन जब एक्सेस में हो जाता है आपका मैग्नीशिया तो रिड्यूस कर देगा आपके स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, देखो, नोट में लिखाऊंगा खैर, लेकिन अभी बता देता हूँ कि मैग्नीशिया के कारण जो साउंडनेस आता है, लाइम के कारण जो साउंडनेस आता है, उसको हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वो जो टेस्ट है उसका नाम जो है
वो जो टेस्ट के बारे में है, जब सीमेंट में टेस्ट पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक। ठीक है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स तो खत्म हो गए। अब देखते हैं, जैसे हम लोग ब्रिक में देखे थे, कंपोजिशन पढ़ने के बाद हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे या फिर हार्मफुल कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेम वैसी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो हार्म करें। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स कहने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा हार्मफुल होंगे, मतलब जब प्रॉपर अमाउंट में होंगे। एक तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, थोड़ा बहुत अगर प्रेजेंट है आपके सीमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अमाउंट से ज्यादा प्रेजेंट है तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये लोग थोड़े बहुत एक्सेस में हो जाए चलेगा, लेकिन जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है वो किसी भी परिस्थिति में ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपके आते हैं आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 1.5% तक प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन 1.5% तक क्या हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसके कारण जो होता है आपका साउंडनेस आ सकता है, ठीक है ना, हमारे सीमेंट में साउंडनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्सेस में हो गया तो दो काम करेगा, एक तो अनसाउंड कर देगा, और कोई भी चीज अनसाउंड हो गया तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। ये हो गया हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स में पहला। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा जो होता है सोडा एंड पोटाश। सोडा एंड पोटाश, तो सोडा एंड पोटाश मतलब Na2O सोडा हो गया, पोटाश मतलब हो गया आपका K2O। तो ये जो होते हैं आपके 1% तक हो सकते हैं, ठीक है। इनके कारण क्या आती है, वर्केबिलिटी आ जाती है, ठीक है। वर्केबिलिटी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करता है, एक्सेस में हो गया तो स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ तो कम होगा ही साथ एफ्लोरेसेंस भी आ सकता है। एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस पढ़ चुके हैं ना। एफ्लोरेसेंस मतलब ब्रिक में जब पढ़े थे उसका मतलब ये होता था, जब भी सॉल्ट प्रेजेंट होता था ना ब्रिक में, तो उस सॉल्ट की मात्रा के हिसाब से हम लोग एफ्लोरेसेंस को जज करते थे। अगर 10% होता था एफ्लोरेसेंस तो वो स्लाइटली एफ्लोरेट होता था, फिर उसके बाद फिर 50% तक, और 50% से ज्यादा में वो क्या हो जाता था, हाई एफ्लोरेसेंस को शो करता था, और उस केस में हम लोग ब्रिक को रिजेक्ट कर देते थे। कुल मिला के व्हाइट पेचेस का आना, तो सीमेंट में भी वही सेम चीज है, व्हाइट व्हाइट पेचेस का आना या स्पॉट क्या बोल सकूं मैं, पाउडर फॉर्म का आना व्हाइट व्हाइट सीमेंट में, तो उसी को बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। ये एफ्लोरेसेंस कोई अच्छा चीज तो है नहीं, है ना। तो ये सॉल्ट के प्रेजेंट के कारण होता है जनरली। सोडा एंड पोटास अगर 1% ज्यादा है तो एफ्लोरेसेंस देखने को मिल जाएगा हमको, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। एफ्लोरेसेंस आता है आपका, एफ्लोरेसेंस, रे, पता नहीं स्पेलिंग यार, ठीक है। एफ्लोरेसेंस आ सकता है आपका, ठीक है। वैसे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के कारण भी एफ्लोरेसेंस आ सकता है, अगर एक्सेस में है तो, लिखना चाहो तो लिख लो, सल्फर ट्राइऑक्साइड के कारण भी एफ्लोरेसेंस आ सकता है अगर एक्सेस में है तो। आगे तीसरा हार्मफुल इंग्रेडिएंट मैं बोल सकता हूँ, एल्केली को बोल सकता हूँ, एल्केली, ठीक है। अगर मैं इस एल्केली की बात करूं तो ये भी आपका 0.2 से लेके 1% तक हो सकता है आपका, ठीक है। और जनरली इसके कारण एफ्लोरेसेंस होता है। ये एल्केली तो बिल्कुल ही किसी भी हालत में कोई अच्छा इंग्रेडिएंट है ही नहीं, नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन है तो 0.2 से 1% तक है तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। और एल्केली के कारण क्या आता है, एफ्लोरेसेंस, ठीक है। मेन कारण जो एफ्लोरेसेंस का होता है वो एल्केली ही होता है, एफ्लोरेसेंस। हर बार अलग अलग स्पेलिंग, पहले अलग था अब अलग है, देख लेना भाई। एफ्लोरेसेंस कभी तो सही होगा, चलो ठीक है। एल्केली हो गया, उसके बाद देखते हैं जिप्सम के बारे में। जिप्सम जो होता है ना, जिप्सम वैसे हम लोग जानबूझ के मिलाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, सेटिंग टाइम को बढ़ा सके। जब हमको ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा सीमेंट जो है जल्दी से ना सूखे, तो हम लोग जिप्सम को मिलाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जिप्सम की मात्रा अगर हम लोग बढ़ा दें
तो वो क्या हो जाएगा, जहां पर अपने को जरूरत है कि सीमेंट सूख जाए, वो क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, वो सूखने ही नहीं देगा। तो ये भी एक प्रकार का हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं। तो 2%, 2 से 3% तक तो ठीक है, आपको जिप्सम कोई दिक्कत नहीं है। जिप्सम प्रोवाइड क्या करता है, तो जिप्सम रिटार्ड करता है सेटिंग को। ठीक है, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम को क्या करता है, रिटार्ड करता है, मतलब बढ़ा देना, सेटिंग नहीं होने देना, सेटिंग होने से रोकना। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका जिप्सम। जिप्सम का याद रखना है यार, जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली यही पूछ लेता है। तो इसका जो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, उसको बोलते हैं क्या है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 2H2O। ठीक है, क्या बोला मैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। अब हो गया हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी हो गया खत्म। अब देखो नोट करके लिख लेना, नोट करके 2 पॉइंट लिख लेना। पहला पॉइंट लिखना कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो साउंडनेस होता है, सीमेंट में जो साउंडनेस होता है वो किसके किसके कारण आता है। पहला तो लाइम के कारण आएगा, और दूसरा जो होता है मैग्नीशिया के कारण आता है, और तीसरा जो होता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड के कारण आता है। लेकिन उसके बाद लिखना कि लाइम और मैग्नीशिया के कारण जो साउंडनेस होता है, जो साउंडनेस होता है सीमेंट में, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइंड बाय सम टेक्निक। तो सम टेक्निक की हेल्प से, ठीक है, सम टेक्निक की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड के कारण जो साउंडनेस होता है, उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम लोग साउंडनेस को निकाल सकें। ये चीज याद रखना। ऐसा पूछ सकता है कि जो साउंडनेस है सीमेंट में वो आता इनके कारण है, और इनको निकालने का तरीका क्या है, कुछ टेक्निक है जिसको हम लोग ली सेटलियर और ऑटोक्लेव मेथड बोलते हैं। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। ली सेटलियर से किसके लिए निकालते हैं, ऑटोक्लेव से किसके लिए निकाल सकते हैं, वो बाद में। सल्फर ट्राइऑक्साइड से के कारण जो साउंडनेस है उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। दूसरा नोट लिख लेना, वो तो लिखा दिया ना मैं, एल्केली के कारण क्या आता है, एल्केली के कारण एफ्लोरेसेंस आता है, वही मैं दिखाना चाह रहा था। एल्केली के कारण, अच्छा एक और नोट है उसको भी लिख लेना। देखो मैं, मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो सेटिंग होता है, ठीक है, मैं बोला था कि जो सल्फर, सॉरी सिलिका जो होता है, जो सिलिका होता है उसका परसेंटेज बताया, उसके बाद में बताया कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्सेस में हो गया तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। और कौन सा इंग्रेडिएंट बताया था जिसके कारण सेटिंग टाइम इफेक्ट होता है, वो था एल्यूमिना। एल्यूमिना भी बताया कि क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है। तो नोट में वही लिख लो कि जो सीमेंट की सेटिंग टाइम को इफेक्ट करने वाला इंग्रेडिएंट है वो सिलिका और एल्यूमिना है। ठीक है, और थोड़ा बहुत आयरन ऑक्साइड है, लेकिन मेन रूप से क्या है आपका, सिलिका और एल्यूमिना है। तो रेट ऑफ सेटिंग इज rate of setting in cement is controlled by silica and alumina। बस, ठीक, ये हो गया आपका खत्म। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रेशन प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक डाल देना, हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आने वाला चीज है ये सब, कोई कठिन चीज नहीं है। देखो होता क्या है कि मेरे पास सीमेंट है, ध्यान से सुनना, मेरे पास सीमेंट है, सीमेंट में डाल दिया पानी। ठीक है, सीमेंट है, सीमेंट में डाल दिया पानी, क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक को मेरे ख्याल से बताने की किसी को जरूरत नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण क्या होता है, हीट डेवलप होता है, हीट रिलीज होता है। क्या होता है, हीट रिलीज होता है, निकलता है, कैसे लिखूं, जो भी है, ठीक है, हीट रिलीज होता है।
अब ये जो हीट रिलीज होता है ना, इसी को हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोला मैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। और इस पूरे प्रोसेस को ही हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। एकदम आसान। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ, सीमेंट है, सीमेंट में जब पानी ऐड करता हूँ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट का बाहर निकलना। हीट बाहर निकलता है, उस हीट को हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। आगे समझ में? ठीक है। और एक चीज होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। जो हाइड्रेशन प्रोसेस का जो रेट होता है उसको रेट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। आगे समझ में? ये पूरे हाइड्रेशन प्रोसेस का जो रेट है, रेट मतलब समझ रहे हो ना, उसके होने का प्रोसेस, उसका समय। ठीक है, उसको रेट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो कंफ्यूज दो चीज में ना होना। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब सिर्फ हीट की बात होगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब इस हाइड्रेशन प्रोसेस के रेट की बात होगी। क्योंकि दो चीज एग्जाम में पूछता है, आगे हम लोग नोट में मैं बताऊंगा। अभी ये डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, लिख लिए। सीमेंट प्लस वाटर एक्सोथर्मिक हीट रिलीज, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, और पूरा प्रोसेस हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक। अब इस हाइड्रेशन प्रोसेस से क्या होता है, कुछ कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, जब सीमेंट में पानी मिलाता हूँ और उसके बाद जो भी पूरा हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, उससे कंपाउंड फॉर्म होते हैं। कुछ कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और उन कंपाउंड को बोलते हैं बोगीज कंपाउंड। अब ये बोगी का स्पेलिंग देख लेना, बोगी। ठीक है, बोगीज कंपाउंड बोलते हैं। अब उस कंपाउंड को बोगी नाम दिया तो बोगीज कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद आपको पूछ सकता है उस कंपाउंड के फॉर्म होने का क्रम। ठीक है, तो उनका जो सीक्वेंस है, ठीक है, तो सीक्वेंस मैं बता रहा हूं। सबसे पहले कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, बोगीज कंपाउंड के फॉर्म होने का सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका फॉर्म C4AF। C3A होता है जहां तक है। C3A सबसे पहले होता है, फिर C4AF होता है। ये सब क्या है बता रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरे में C3S होता है, और सबसे आखिरी में C2S होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, C3A, फिर C4AF होता है, फिर C2S होता है। याद रखना। ये जो होता है C फॉर कैल्शियम, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, पूरा फॉर्मूला अगर देखोगे तो मैं इसका फुल फॉर्म लिख लेता हूँ। 3CaO Al2O3, ये हो जाएगा 4CaO Al2O3, और ये हो जाता है Ap2O3। C3S का मतलब होता है आपका 3CaOSiO2, और इसका मतलब होता है 2CaOSiO। ठीक है, बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। ये होता है आपका टेट्रा कैल्शियम, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो, एल्यूमिनो फेराइट। ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट, ये हो जाएगा आपका, पता होगा वैसे आपको, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है ये, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और ये होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आगे बढ़े। एक और चीज है, इनको और नाम से भी जाना जाता है, उसको ऐसे लिख लेना। पहले लिखना C3S, इसी में नहीं बता रहा हूँ, उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा। C3S, उसके बाद फिर C2S लिखना, फिर C3A लिखना, फिर C4AF लिखना। इसको एलाइड बोलते हैं, एलाइड। इसको बोलते हैं बेलाइट, इसको बोलते हैं सेलाइट, और इसको बोलते हैं सेलाइट। एलाइड, बेलाइट, सेलाइट, सेलाइट, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, एलाइड, बेलाइट, सेलाइट, सेलाइट। तो ये जो एलाइड, बेलाइट, सेलाइट, सेलाइट है, ऐसे लिख के फिर लिखोगे तो जल्दी याद होगा।
इसी में लिख देता तो एलाइट ये होता, फिर बेलाइट ये होता, फिर फेलाइट ये होता, फेलाइट ये होता, इसलिए मैं, ठीक है। और परसेंटेज भी है। अब एक एक करके इन कंपाउंड को पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में, इन्हीं कंपाउंड को अब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बोगी कंपाउंड पढ़ लिए, बोगी कंपाउंड के फॉर्म होने का जो सीक्वेंस है वो देख लिए। अब उस कंपाउंड के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंपाउंड पढ़ते हैं C3H को पढ़ लेते हैं, एलाइट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो C3H जो होता है मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है, इसका जो परसेंटेज मैं बोल सकता हूँ ये करीब 40% तक हमारे सीमेंट में, नॉर्मल सीमेंट में पाया जाता है। ठीक है, इनिशियल डेज में, ठीक है, इनिशियल डेज में बोल रहा हूँ ना, शुरुआत के दिनों में, इनिशियल डेज में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे सीमेंट में। जो स्ट्रेंथ आता है हमारे सीमेंट में, जो हार्डनेस आता है शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के दिन मतलब 1 से 10 दिन शुरू के, वो स्ट्रेंथ जो है किसके कारण आता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण आता है। ठीक है, तो इनिशियल डेज में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका कितना होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है इसका 500 किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, 500 किलो जूल पर केजी होता है। और याद रखना, जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है उसमें एसिड अटैक और सल्फर अटैक की संभावना जो होती है ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन अभी देखेंगे ट्राइकेसियम एल्यूमिनेट का होता है। दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा जो होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन वो ट्राइकेसियम सिलिकेट का होता है। ठीक है, तो याद रखना, सीमेंट में C3H बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल का काम करने का मतलब ये नहीं है कि ये सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट होता है या फिर सबसे अच्छा कंपाउंड होता है। ठीक है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या बोलना चाहिए, बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है C3H। आ गया समझ में, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, C2S में आते हैं। C2S की अगर मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिल जाएगा करीब 32%। 32% के बाद ये बाद के दिनों में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाद के दिनों में मतलब लेटर डेज में, लेटर डेज में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन लेटर डेज, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ इन, बाद के दिनों को क्या बोलूं, जो भी बोलोगे मैं लेटर डेज लिख लेता हूँ। ठीक है, लेटर डेज मतलब ये 1 साल हो सकता है। होता क्या है, और याद रखना कि शुरुआत के दिनों में इनिशियल डेज में, अभी बता रहा हूँ जरा, इनिशियल डेज में हीट ऑफ हाइड्रेशन, HOH लिखता हूँ है ना, इनिशियल डेज में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो इसमें लो होता है। लेकिन बाद के दिनों में मतलब जो लेटर डेज है, लेटरल डेज जो भी बोलो, तो उसमें क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, लो, सॉरी, C2S में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो करीब 300 के आसपास होता है। ठीक है, शायद 275 से 300 ऐसा लिख लो, 300 तक क्या होता है, केजी मतलब किलो जूल पर केजी में, किलो जूल पर केजी में हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। ठीक है, ये 1 ईयर का कहने का मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ, उसको लिख लो पहले। ठीक है, इसको 240 कर लेना। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन 240 होता है, 240 होता है, C2S का हीट ऑफ हाइड्रेशन 240 होता है। और मैं क्या बोला था, ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो एसिड और सल्फर अटैक की जो संभावना होती है ज्यादा होती है। इसका क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है इसलिए इसमें क्या होता है, लेस एसिड एंड सल्फर अटैक होता है। ठीक है, लेस एसिड एंड सल्फर अटैक देखने को मिलता है इसमें। देखो 1 ईयर कहने का मतलब ये है कि सीमेंट जो होता है ना, सीमेंट जो स्ट्रेंथ गेन करना जो चालू करता है शुरुआत के दिनों में वो इसके कारण करता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के सूखना और सूखने के बाद हार्ड होने का। ठीक है, हार्ड किसके कारण होता है,
C3H कंपाउंड के कारण होता है शुरुआत में, लेकिन फिर क्या होता है 90 दिन के बाद जो होती है हर प्रकार के सीमेंट की स्ट्रेंथ बराबर हो जाती है, वो बाद में मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे देखो, आगे देखो। उसके बाद फिर क्या होता है कि अपनी 100% स्ट्रेंथ गेन करने की जो कैपेसिटी होती है सीमेंट की, वो लगभग 1 साल होती है। मतलब कोई सीमेंट होता है, टाइप्स ऑफ सीमेंट बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सीमेंट होते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं, तो उनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन करने की जो क्षमता होती है, किसी की 8 महीने में गेन कर लेता है, कोई 10 महीने में, कोई 1 साल में, और कोई 1 साल में भी गेन नहीं कर पाता है। और जो बेसिकली बाकी जिलों में जो स्ट्रेंथ गेन करता है वो इसके कारण करता है। तो वही मैं नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि कोई भी सीमेंट जो है 1 साल में अपना स्ट्रेंथ 100% पा लेता है करके, लेकिन ऐसा 100% मतलब ट्रू नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि 1 साल में 100% गेन कर लेता है स्ट्रेंथ करके। और किसके कारण? C2S के कारण। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं तो हाँ, कहाँ पहुंच गए अपन? कंपाउंड्स पढ़े थे ना, तो C3A पढ़ना है। C3A मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। इसमें तो परसेंटेज लिख लो आप लोग, 10.5%, 10% के आसपास होता है। काम क्या होता है? तो क्विक हार्डनेस प्रोवाइड करता है, क्विक हार्डनेस, ठीक है। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इसी का होता है, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है मतलब हाई एसिड और सल्फर अटैक की संभावना होगी, ठीक है, चांसेस चांसेस ज्यादा होगा। और होता कितना है? 864 किलो जूल पर केजी में इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं C4AS मतलब क्या बोलते हैं, वो आप लोगों को पता है ना। इसका जो परसेंटेज हो जाएगा 9% हो जाएगा। क्या करता है? क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है, क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है 400 450 के आसपास होता है, ठीक है, 450 के आसपास होता है इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन, 420 किलो जूल पर केजी, ठीक, 420 किलो जूल पर केजी इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। अब जो नोट लिखा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन या फिर इसी को रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, रेट ऑफ हाइड्रेशन नहीं है, रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन है, या फिर इसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन ना, रेट ऑफ हाइड्रेशन नहीं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का हम लोग देखेंगे सीरीज, सीरीज मतलब सीक्वेंस, किसका सबसे ज्यादा होता है, किसका सबसे कम, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो होता है आपका किसका होता है? ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बाद जो होता था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का होता है। उसके बाद जो होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का होता है। फिर किसका होता है? C2S का होता है, ठीक। ये हो गया पहला। दूसरा आपको पूछ सकता है रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन प्रोसेस के रेट को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। ये दोनों अलग चीज है, आदमी इसी में कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट्स लोग इसी में कंफ्यूज होंगे, याद रखना, दोनों याद आता है उनको, ठीक है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्रम जो है वो बदल जाता है। पहले नंबर में आपका आता है C4AF आता है, इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है। फिर आता है आपका C3A आता है, और C3A के बाद आता है C3S, और फिर आता है आपका C2A। तो ये होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस, सबसे ज्यादा इसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन, फिर होगा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखो,
वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, सीमेंट मतलब वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए वो हम देखते हैं। अभी हम लोग देखिए हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है। हाइड्रेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट में पानी मिला देते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, हाइड्रेट होता है। तो हाइड्रेट हो रहा है, लेकिन कहीं सीमेंट, पानी के साथ साथ सीमेंट में जो है आपका जिप्सम भी अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आपका जिप्सम प्रेजेंट है, और जनरली होता ही है जिप्सम प्रेजेंट, तो अगर सीमेंट में जिप्सम प्रेजेंट है और हम लोग पानी मिला रहे हैं और उसके बाद हाइड्रेट हुआ, तो वो एक जेल फॉर्म करता है। तो वो एक जेल फॉर्म करता है, उस जेल को हम लोग बोलते हैं CSH जेल, ठीक है। CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट, फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, ठीक है। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बोलते हैं इसको। CSH जेल फॉर्म होता है जिप्सम के प्रेजेंट के कारण, जब हम लोग सीमेंट में पानी मिलाते हैं। पानी मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है हाइड्रेशन प्रोसेस होगा। सीमेंट जब हाइड्रेटेड हो जाता है तो उसमें जेल फॉर्म होता है, बस। अब ये मैं क्यों बताया CSH जेल को, अभी देखते हैं। होता क्या है कि सीमेंट में जब पानी मिलाते हैं, ठीक है, पानी मिलाया ही जाता है, चाहे हम लोग मोटार बना रहे हो या फिर PCC का काम हो रहा हो, ठीक है, पानी तो मिलाना ही पड़ेगा ना कुछ भी काम करने के लिए। तो हम लोगों से ये जनरली क्वेश्चन रहता है कि पानी मिलाया कितना जाता है। तो दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, फॉर दी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, और दूसरा क्वेश्चन आता है फॉर दी कंप्लीट हाइड्रेशन। सीमेंट में कितना पानी मिलाया जाए कि जो भी केमिकल रिएक्शन होना है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इन सीमेंट, क्या बोला मैं, क्वेश्चन कैसे आएगा, मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इन सीमेंट। तो आंसर क्या लोगे, फॉर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इन सीमेंट इज 23%, याद रखना। लेकिन जब क्वेश्चन ये आए मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस, या फिर फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है ना, कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ सीमेंट, तो उस केस में आपको आंसर लेना है 23 प्लस 15 इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 28%, और यही वाटर सीमेंट रेशियो भी होता है, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब 23% पानी मिलाते हैं तो उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होना रहता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जिप्सम के प्रेजेंस के कारण CSH जेल भी फॉर्म होता है। अब ये जेल के फॉर्म होने के कारण होता क्या है, वाइड इंक्रीज कर देता है, वाइड को क्या कर देता है, वाइड्स को इंक्रीज कर देता है। अब इस वाइड्स को भरने के लिए और पानी की जरूरत पड़ती है, जो कि लगभग होता है 15%, ठीक है, जिसके कारण पूरे हाइड्रेशन के लिए, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 15% पानी और मिलाया जाना होता है, और जिसके कारण वो बन जाता है 38%। तो ये हो गया आपका 38% कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, बिकॉज ऑफ इस CSH जेल के कारण। हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट, हेडिंग डाल लेना, टाइप्स ऑफ सीमेंट। देखो इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, आसान है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, या फिर OPC शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, 3 ग्रेड में पाया जाता है। 3 ग्रेड में
पाए जाते हैं। 33 ग्रेड, 33, 43 और 53। 33 ग्रेड जो होता है वो वीक होता है, तो इसको यूज हम लोग जनरली नहीं करते। 43 ग्रेड का नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग 43 ग्रेड के ओपीसी का यूज करते हैं, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जबकि 53 ग्रेड में हाई स्ट्रेंथ पाया जाता है। ये जो ग्रेड होता है हाई स्ट्रेंथ ग्रेड होता है, जिसके कारण इसका यूज हाई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर लार्ज स्ट्रक्चर बनाने में इसका यूज किया जाता है। लार्ज स्ट्रक्चर बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल इसका हो जाएगा आपका ब्रिज हो गया, ठीक है, ब्रिज बोल लो या फिर रेलवे स्लीपर बोल लो। स्लीपर, स्लीपर जान ही रहे होगे। स्लीपर मतलब स्लीपर बर्थ नहीं है ना, स्लीपर मतलब नीचे रेल के नीचे जो बिछता है वो स्लीपर है। रेलवे पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। अभी बस इतना याद रखना, जो हाई यानी लार्ज जो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं 53 ग्रेड का। देखो, ऑर्डिनरी से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब किसी भी शॉप में जाओगे और बोलोगे भैया मेरे को 1 kg सीमेंट चाहिए, मेरे को 1 बोरी सीमेंट चाहिए, तो आपको वो यही सीमेंट देता है, ठीक है। जब तक आप ना डिमांड करो कि मेरे को ये फलाना वाला सीमेंट चाहिए, तो आपको ये नॉर्मल यही सीमेंट देगा, क्योंकि इसी सीमेंट का यूज नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क, जनरली रेसिडेंशियल वर्क में यही यूज होता है, ठीक है। एक चीज समझ में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कितनी होती है। अभी ये सब चीज नहीं पढ़े, पढ़ लेंगे अच्छे से। अभी बस इतना समझ लो, इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब ये होता है कि वो कितने देर में सेट हो जाता है। सेट मतलब सख्त हो जाना, रिजिड हो जाना, प्लास्टिसिटी का खत्म हो जाना, दैट इज इनिशियल सेटिंग टाइम। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो सख्त हो गया, रिजिड हो गया तो वो लोड को सह लेगा, ये बिल्कुल नहीं है। उसका मतलब सिर्फ कि वो रिजिड हो गया, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम मतलब होता है वो हार्ड हो गया। हार्ड होने का मतलब ये होता है कि वो अब अपना स्ट्रेंथ को गेन करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी 30 मिनट होती है, 30 मिनट में वो सेट हो जाता है। लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे की होती है। तो 10 घंटे से पहले कभी भी कहीं भी अगर कुछ भी वर्क हुआ है, ठीक है, चाहे वो प्लिंथ वर्क हो, चाहे कोई सा भी कंक्रीट वर्क हो या फिर सीमेंट वर्क हो, वो 10 घंटे से पहले उसमें मतलब आवागमन को स्टार्ट नहीं करना है, याद रखना। क्योंकि फाइनल सेटिंग टाइम जो है उसका 10 घंटा है। 30 मिनट में भले वो सेट हो जाएगा, लेकिन आपका 10 घंटे में फाइनल सेटिंग टाइम होता है उसका। ठीक है, याद रखना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो सीमेंट आएगा आपका, रेपिड हार्डनिंग सीमेंट। रेपिड हार्डनिंग सीमेंट, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अब क्या होगा, जल्दी से हार्ड होने की इसमें क्षमता होगी, ठीक है। तो रेपिड जो हार्डनिंग सीमेंट होता है, इसमें C3S की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। C3S का परसेंटेज ज्यादा होता है। उसके अलावा रेपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो सीमेंट की फाइननेस है, किसकी, सीमेंट की जो फाइननेस है वो ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा फाइन सीमेंट होता है, फाइननेस ज्यादा होती है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, रेपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी के कंपैरिजन में 10% ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब समझ गए ना, ओपीसी मल्टीप्लाइड बाई 110, या फिर ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आता तो 10% मोर देन क्या हो जाएगा, ओपीसी होता है, ठीक है। 10% मोर देन ओपीसी होता है। हो गया, आगे देखते हैं। इसकी जो 1 डे की स्ट्रेंथ होती है, 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ आरएचसी, आरएचसी मतलब रेपिड हार्डनिंग सीमेंट, वो 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ 3 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी के बराबर होती है। इसका मतलब समझ में आया, ओपीसी 3 दिन में जितना स्ट्रेंथ गेन करता है,
उतना स्ट्रेंथ ये एक दिन में गेन कर लेता है। ठीक है, कौन? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये मतलब हुआ उसका। उसके अलावा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज हम लोग रोड बनाने में कर सकते हैं, ब्रिज बनाने में कर सकते हैं। ठीक। अब देखो, इसमें C3H की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा मतलब उसमें श्रिंकेज आने की संभावना ज्यादा होगी, क्रैकिंग आने की संभावना ज्यादा होगी। याद रखना, श्रिंकेज, क्रैकिंग ये सब ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि हीट ज्यादा होगा तो श्रिंक ज्यादा होगा, सिकुड़ेगा ज्यादा, क्रैक डेवलप हो सकता है, ये सब ज्यादा होने की संभावना होगी। पानी, अब देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है तो वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। ठीक है ना, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। वाटर रिक्वायरमेंट हाई होगा। हो गया। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक बार और बता देता हूँ। इस प्रकार के सीमेंट में C2S मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कम, लेकिन C3S की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन जहां भी ज्यादा होता है, श्रिंकेज और क्रैकिंग ज्यादा होता है, एसिड अटैक और सल्फर अटैक की संभावना ज्यादा होती है, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। हो गया। उसके बाद फिर फाइननेस क्या होता है? ज्यादा होता है, मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सीमेंट की जो फाइननेस है, बारीक सीमेंट होता है, स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? ओपीसी के कंपैरिजन में। कितनी ज्यादा होती है? तो 10% ज्यादा होती है। 1 डे का स्ट्रेंथ 3 दिन के स्ट्रेंथ के बराबर होता है ओपीसी के। रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें एक्स्ट्रा लगा लो, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब देखो, ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। ठीक है, मतलब ये जितने दिन देर में हार्ड हो रहा है उससे भी जल्दी ये हार्ड होगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को ही हम लोग, देखो पहले ये याद रखना, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम लोग 2% कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। इसी कारण एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम लोग कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है इसको हम लोग एसिलरेटर भी बोलते हैं। सीमेंट में एसिलरेटर के रूप में किसका यूज किया जाता है बोलोगे? तो इसी कैल्शियम क्लोराइड का यूज एसिलरेटर के रूप में यूज किया जाता है। एसिलरेटर कहने का मतलब ये है सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देना, सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देना। सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देना, डिक्रीज कर देना का मतलब ये हुआ कि वो अब जल्दी सेटल होगा। ठीक है ना, सीमेंट जो है वो जल्दी हार्ड होगा। ठीक है, मतलब सेट होगा। आगे समझ में? तो सेटिंग टाइम को ये क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण वो अब और ज्यादा जल्दी सेटिंग होगा। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं तो मिक्सिंग के बाद, किसके बाद बोल रहा हूं मैं? आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग, ये तो समझ गया ना। मिक्सिंग मतलब सीमेंट के साथ जो भी मिला रहे हो, सीमेंट के साथ सेंड एग्रीगेट मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद जब मिक्सिंग कर लिए, उसके बाद आपको 10 से 20 मिनट के अंतर्गत में उसको यूज करना जरूरी है, अदरवाइज वो यूज के लायक नहीं रहता। तो 10 से 20 मिनट क्या होता है उसका? ट्रांसपोर्टेशन टाइम बोल सकते हो या फिर यूज करने का समय बोल सकते हो। उसके अलावा याद रखना, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज रिपेयर पर्पस में किया जाता है। ठीक है, रिपेयर पर्पस से किया जाता है। और कहाँ पर रिपेयर पर्पस? तो कोल्ड रीजन में, ठंडे जगहों में। ठीक है, जहां बर्फ जमता है, तो कोल्ड रीजन में हम लोग क्या कर देते हैं? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। हो गया। उसके अलावा 2 पॉइंट और है, मतलब का नहीं है लेकिन लिखा देता हूँ। होता क्या है कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है, 1 डे जो स्ट्रेंथ होता है, 1 डे स्ट्रेंथ, वो 20%
मोर देन होता है किससे? 20% मोर देन होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से 1 डे का स्ट्रेंथ, जबकि 7 डे, एक मिनट, ये 25 कर लेना है इसको, ठीक है। 1 डे का स्ट्रेंथ 25% मोर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जबकि 7 डे का जो स्ट्रेंथ होता है वो 20% ज्यादा होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के स्ट्रेंथ से। समझ में आया ना इसका मतलब? 7 दिन में जो जितना स्ट्रेंथ ये गेन कर लेता है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से 20% ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि एक दिन का स्ट्रेंथ जो होता है इस सीमेंट का वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से 25% ज्यादा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं था वो, 2 पॉइंट नहीं लिखना होगा तो मत लिखना उसको। और उसके बाद आते हैं चौथा सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। 4th नंबर का सीमेंट हो जाता है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन याद रखना नाम से बिल्कुल मत समझना है इसको, क्यों मैं बता रहा हूँ अभी, एक मिनट। देखो, जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है ना, नाम से आपको समझ में ये आ रहा होगा कि इसमें एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा होती होगी, लेकिन बिल्कुल गलत है, इसमें एल्यूमिना होता ही नहीं है। तो क्यों बोलते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट? देखो, इसमें C3A की मात्रा जो होती है वो एब्सेंट होती है। C3A नहीं पाया जाता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण हीट ऑफ हाइड्रेशन किसके कारण सबसे ज्यादा होता था? C3A के कारण। इसी कारण इसमें क्या होता है, लो एसिड एंड सल्फर अटैक होगा। लो एसिड एंड सल्फर अटैक होगा ना, क्योंकि इसमें C3A है ही नहीं, इसलिए एसिड और सल्फर अटैक बहुत कम होगा इसमें। उसके अलावा इसमें इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तब समझ में आएगा कि इसको हाई एल्यूमिना सीमेंट क्यों बोलते हैं। इसका इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट। इसमें बॉक्साइट की मात्रा होती है 40%, लाइम की मात्रा होती है 40%, ठीक है। उसके बाद बच गया 20% ना, तो 15% जो होता है आपका आयरन होता है और 5% होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशिया जो होता है 5% होता है। इस प्रकार से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉक्साइड जो होता है वो अयस्क होता है एल्यूमिना का, ठीक है। बॉक्साइड में जो होता है आपका करीब 40% एल्यूमिना पाया जाता है। इसी कारण से क्या बोलते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट होती है। बॉक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, या फिर दोनों की मात्रा लगभग समान ही है, ठीक है। तो बॉक्साइड की मात्रा 40, लाइम भी 40, आयरन मतलब आयरन ऑक्साइड 15 और मैग्नीशियम ऑक्साइड 5%, ठीक है। आगे देखते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट को। जो ये हाई एल्यूमिना सीमेंट है वो अंडर सी वाटर यूज किया जाता है, अंडर सी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम, IST लिख रहा हूँ इनिशियल सेटिंग टाइम को, FST लिखूंगा फाइनल सेटिंग टाइम को। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 5 घंटे का होता है, फाइनल सेटिंग टाइम इसका 7 घंटे का होता है। अच्छा, मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम बताना भूल गया हूँ, है ना। इससे पहले जो पढ़े थे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसमें ऐड कर लेना इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। क्या बोला, समझ में आ गया ना? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है आपका 10 मिनट हो जाता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का क्या होता था, 30 मिनट और 10 घंटा। रैपिड हार्डनिंग का 10 मिनट और 10 घंटा है, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पढ़े थे, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। स्ट्रेंथ भी होता है इसका 30, और वो मत लिखो, मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो काफी है। उसके अलावा लिख सकते हो एक्सपांसन। एक्सपांसन या फिर साउंडनेस इसकी लेस देन 5 mm होती है, याद रखना।
एक्सपांसन जो होता है इसका लेस देन 5 mm, लेस देन और इक्वल टू 5 mm कर लेना। एक्सपांसन जो होती है सीमेंट की लेस देन और इक्वल टू 5 mm होती है। ये एक्सपांसन कहाँ से आता है, जब टेस्ट पढ़ेंगे ना, साउंडनेस टेस्ट, तब समझ में आएगा, अभी बस लिख लो। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट सीमेंट है ये, लो हीट, क्या बोला है, लो हीट सीमेंट। ये लो हीट जनरेट करेगा, नाम से क्लियर है। ठीक है, लो हीट जनरेट करेगा। लो हीट सीमेंट में C2H की मात्रा जो होती है ज्यादा, ठीक है, बहुतायत में जो होती है C2H की मात्रा होती है अधिकता में। ठीक है, इसमें जो होता है C3A की मात्रा लिस्ट होती है, मतलब सबसे कम होती है C3A की मात्रा, जिसके कारण इसमें क्या होगा, फिर से वही लाइन आ जाएगा, जहां जहां C3A कम होगा ना, वहां वहां हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, जिसके कारण लो एसिड एंड सल्फर अटैक होगा, जिसके कारण श्रिंकेज और क्रैकिंग कम होगा, जिसके कारण पानी का रिक्वायरमेंट कम होगा। ये सब एकदम फ्लो में चलते रहना, जो मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में बताया था ना, वही सब चीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, लो एसिड एंड सल्फर अटैक हो जाएगा। ठीक है, अब इस सीमेंट का जो यूज करते हैं वो मास कंक्रीट वर्क में यूज किया जाता है। मास कंक्रीट वर्क में लो हीट सीमेंट का यूज किया जाता है। अभी मास कंक्रीट वर्क क्या होता है बता रहा हूँ। देखो, ये जो मास कंक्रीट वर्क मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन जहां पर कंक्रीट का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि आपका जब हम लोग डैम बनाते हैं तो डैम में कंक्रीट ही कंक्रीट से पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं मास कंक्रीट वर्क। मतलब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटी डैम वगैरह क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटी डैम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको पूछेगा कि मास कंक्रीट वर्क के लिए कौन से सीमेंट का यूज करना है, लो हीट सीमेंट का। लो हीट सीमेंट में C2H की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन C3A की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, लो एसिड एंड सल्फर अटैक होता है, एंड इनिशियल सेटिंग टाइम जो इसका होता है 1 घंटे का होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 10 घंटे का होता है। ठीक है, 10 घंटा फाइनल, लेकिन इनिशियल सेटिंग टाइम ज्यादा होता है। बस खत्म। अब 6वें नंबर का सीमेंट पढ़ते हैं, जो कि है आपका क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट, अब ये जो क्विक सेटिंग सीमेंट है ना, नाम से ही क्लियर है कि ये क्या होगा, क्विक सेट होगा। ठीक है, तो ये क्विक सेटिंग सीमेंट में जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड है, मतलब जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम की जो मात्रा होती है वो लिस्ट होती है, सबसे कम होती है, या फिर इसको रिमूव ही किया कर दिया जाता है। मैं क्या बोला, अगर है तो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, और अदरवाइज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जिप्सम ही वो इंग्रेडिएंट्स है जो रिटार्डेशन का काम करता है, जो सेटिंग टाइम को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। जब यही नहीं रहेगा तो सेटिंग टाइम बहुत कम रहेगा, तो क्या होगा, क्विक सेटिंग होगा सीमेंट में। इस प्रकार के सीमेंट की जो IST होती है और FST होती है। IST मतलब समझ गए ना, IST जो होती है आपकी 3 से 5 मिनट, और ये 30 मिनट का होता है। ठीक है, 1 मिनट देख लेता हूँ, शायद 3 से 5 मिनट ही है। ठीक है ना, 3 से 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट कर लो इसको, 5 मिनट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट का हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम जो हो जाएगा आपका 30 मिनट का हो जाएगा। तो ये जो क्विक सेटिंग सीमेंट जो है ना, इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो यूज हम लोग करते हैं रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन में। रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन में, रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क जिसको हम लोग रोक नहीं सकते, मतलब काम चलते में ही बनाना है, मजबूरी है। जैसे क्या हो गया आपका नाली, ठीक है, नाला। तो ये सब में क्या है, आपका डोमेस्टिक वेस्ट जो भी वेस्ट है वो आते ही रहेगा, उसको हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन अपने को बनाना भी है। ठीक है, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करते हैं।
तो क्या हो जाता है, 5 मिनट में ही वो कंस्ट्रक्शन के बाद उसका फिर से आवागमन चालू हो जाता है। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट का होता है, क्यूरिंग भी हो जाता है उसका साथ ही साथ में। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखते हैं 7th नंबर, क्विक सेटिंग सीमेंट के बाद हम लोग बोल सकते हैं कलर सीमेंट। अब देखो ये कलर सीमेंट से आप लोगों को क्या लग रहा होगा, मस्त रंगीन सीमेंट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझना। एक तो हाई एल्यूमिना सीमेंट था जिसमें C3A प्रेजेंट ही नहीं था, एक कलर सीमेंट है जिसमें कलर ही नहीं है, मतलब ये व्हाइट सीमेंट होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, व्हाइट सीमेंट को ही कलर सीमेंट बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये तो मेरे को भी नहीं पता। देखो होता क्या है, लेकिन इतना मेरे को पता है कि ये व्हाइट सीमेंट है। ठीक है, तो सीमेंट में जो कलर होता है, मतलब जो कलर प्रोवाइड करता है वो आयरन ऑक्साइड करता है। अब इसमें आयरन ऑक्साइड होगा ही नहीं, तो वो कलर ही नहीं प्रोवाइड करेगा। तो Fe2O3 जो होता है वो एब्सेंट होता है, या फिर क्या होता है आपका बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो जिसके कारण सीमेंट का कलर होता है व्हाइट। और व्हाइट कलर के सीमेंट, मतलब इस सीमेंट का यूज हम लोग करते हैं डेकोरेशन वर्क में। ठीक है ना, डेकोरेशन वर्क में क्या करते हैं हम लोग, कलर सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक, और कुछ नहीं पढ़ना था वो कलर सीमेंट के बारे में। आगे देखते हैं, अब 8th नंबर होगा ना, तो 8th नंबर में आपका हो जाएगा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो ये जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है, आपको दिख रहा होगा सल्फर के अगेंस्ट क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइडिंग अगेंस्ट सल्फर। एस लिख देता हूँ, सल्फर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये जो सीमेंट होता है ना, इसको हम लोग अंडर सी वाटर यूज करते हैं। अंडर सी वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, अंडर सी वाटर कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है। जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता है उसको हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, तो वहां यूज नहीं कर सकते वेयर क्लोरीन इज प्रेजेंट, नॉट यूज्ड वेयर क्लोरीन इज प्रेजेंट, एंड दूसरा नंबर वेयर टेम्परेचर is less than 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन सही है ना, लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस, ये तो बहुत सारी जगह होता ही होगा, ऐसा सोच रहे हो ना। फिर भी याद रखना, जहां पर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से कम है वहां हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज नहीं कर सकते। थोड़ा सा ये कंसेप्ट गड़बड़ाता है लेकिन ये सही है ना, आंसर यही है। ठीक है, वेयर क्लोरीन इज प्रेजेंट, वेयर टेम्परेचर इज लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस, हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज नहीं करेंगे। अंडर सी वाटर में करते हैं, फिर यहाँ पर कंसेप्ट गड़बड़ाएगा लेकिन सही है, रेजिस्टेंस प्रोवाइडिंग अगेंस्ट सल्फर। उसके बाद देखते हैं 9th नंबर। 9th नंबर जो हो जाएगा आपका, क्या बच गया आपका, वो क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना, पोजोलाना क्या स्पेलिंग हो जाता है, पोजोलेनिया, पोजोलाना, ये प्लेस का नाम है ना। पोजो, मेरे को नहीं पता है स्पेलिंग, बाकी मैं ऐसे लिख देता हूँ है ना, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। तो ये जो पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट होता है, इसमें फ्लाई एश की मात्रा, फ्लाई एश का जो परसेंटेज होता है वो 30 से 35% होता है। मतलब सीधी बात, वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ कोई खास नहीं होगा। ठीक है,
बस इतना काफी है। और उसके अलावा मराइन कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं इसका। ठीक है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट 30 to 35% फ्लाई ऐश की मात्रा होती है, परसेंटेज मतलब इसकी हाई होती है, जिसके कारण वर्केबिलिटी हाई, स्ट्रेंथ ओके रहता है। ठीक है, गुड नहीं बोल सकते लेकिन ओके है। और मराइन कंस्ट्रक्शन वर्क में पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का यूज करते हैं। ये हो गया आपका सीमेंट का टाइप। टाइप और बहुत सारा है लेकिन इतने में आप लोग बना लोगे क्वेश्चन। उसके बाद आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं आज, वो है आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया को ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आने वाला चीज है। देखो मैं क्या किया, 1-1.5 मीटर मान लेते हैं, 1.5 मीटर के हाइट से मैं ले रहा हूँ गिट्टी, या फिर उसको क्या बोलो, एग्रीगेट ले रहा हूँ, पत्थर छोटा मोटा वो कंकड़ वंकड़। ठीक है, तो उसको मैं क्या कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, एक मुट्ठी लिया और फेंक दिया ऐसे इतने हाइट से। ठीक है, सेम मैं क्या किया, अब मैं फाइन एग्रीगेट लिया या फिर मैं क्या कर दूं, एकदम फाइन सीमेंट लिया मान लो। ठीक है, सीमेंट को एक मुट्ठी रखा और फेंक दिया, छोड़ दिया। तो अब ज्यादा कौन फैलेगा, फाइन वाला सीमेंट की जो कंक्रीट है वो, कंक्रीट मतलब जो एग्रीगेट लिए वो। देखो जो फाइन सीमेंट होगा वो ज्यादा दूर तक कवर करेगा, फैलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया उसकी ज्यादा होती है जो फाइन ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा फाइननेस होगा उतना ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा। खत्म। जितना ज्यादा फाइननेस होगा हमारे मटेरियल में उतना ज्यादा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा। और आपको पूछता क्या है, कुछ सीमेंट है जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट लिख देता हूँ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पढ़ चुके हैं हम लोग। हाई एल्यूमिना सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इनका जो होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया देखेंगे कितना कितना हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया इनका होता है। किसमें देखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 होता है, इसका भी उतना ही होता है, इसका 30 to 50 मतलब ज्यादा होता है, और पीपीसी का जो होता है 3000 होता है। बस इतना याद रखना, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो होता है 2250 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में स्पेसिफिक सरफेस एरिया। हाई एल्यूमिना सीमेंट का भी बराबर होता है। रैपिड हार्डनिंग और लो हीट सीमेंट का बराबर होता है 3250 और 3250, जबकि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का 3000 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में। तो इस प्रकार से आज जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिए हैं। ठीक है, होप आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना। ठीक है, ताकि हम आगे और पढ़ सके। सीमेंट का भी नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ना है, टेस्ट वगैरह पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।